Hi friends, after completing theory of chapter number 6, we started with the numericals of this chapter. Initially we took the numericals pertaining to collisions. वो कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं आगे. Let's take numericals in a sequence. स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के सम नंबर 6.1 के साथ. The sum number 6.1 mainly deals about work done के sign convention. The sign of work done by a force on a body is important to understand. State carefully if the following quantities are positive or negative. यानी कि वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव पता लगाने का है. नाउ वी नो रिगार्डिंग वर्क डन दैट व्हेन वर्क डन इज इक्वल टू एफ बार डॉट डी बार, यानी कि एफ डी कॉस थीटा. अच्छा, थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री है तो कॉस थीटा इज 1. इन दैट केस कॉस थीटा इज 1 एंड देयरफॉर वर्क डन इज एफ डी एंड दैट इज पॉजिटिव. एंड जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, यानी force and displacement opposite direction, in that case cos theta is -1 and work done comes out to be minus fd, negative fd, and that is negative. Work done is negative. तो work done negative या positive में क्या देखना है? force and displacement का direction same है तो it is positive, अगर opposite है तो it is negative. ओके, चलो चलते हैं एक के बाद एक केसेस देखते हैं क्या है. तो फर्स्ट केस, work done by a man in lifting a bucket out of a well by means of rope tied to the bucket. well में से bucket खींच रहे हैं तो बंदा फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एंड bucket डिस्प्लेस भी हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में. सी दिस थिंग इज समवट लाइक दिस. ये पुली पर से रोप आया यूं, इनसाइड द वेल देयर इज अ bucket, बराबर है. नाउ व्हेन द पर्सन इज पुलिंग, फोर्स यूं लगा रहा है, यानी कि फोर्स यूं लगा है F, और बकेट का डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड हो रहा है, तो वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव. तो केस नंबर ए में इट बी पॉजिटिव. चलो बी देखते हैं. बी में क्या है? इन बी इट इज दैट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन अबोव केस. इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा वर्क कर रहा है? तो वेट फोर्स विल ऑलवेज बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन mg. तो सेकंड केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेगेटिव रहेगा वर्क. पहले केस में पॉजिटिव, दूसरे केस में नेगेटिव. फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन है, फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट, बराबर है. तो जब बॉडी स्लाइडिंग डाउन, फ्रिक्शन इज अपवर्ड, तो फिर वर्क डन कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, वर्क डन अपवर्ड है, तो उस केस में भी वर्क डन विल बी, देखो ये स्लोप पे बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन, फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो देयरफॉर अगेन सी में भी नेगेटिव वर्क डन. फिर डी में वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन with uniform velocity. अब यहाँ पे बॉडी मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो फोर्स भी ये डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ये डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव इन दिस केस. ओके, फिर आता है नंबर ई, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट. अब रेजिस्टिव फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, तो वो तो ऑब्वियस है डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, तो दैट केस इट विल बी अगेन नेगेटिव. यानी ये केसेस हो गए ए एंड डी में दोनों में पॉजिटिव आता है वर्क डन, बी सी एंड ई के केस में नेगेटिव आता है. यानी बेसिक फंडा क्या है, हाउ टू जज वेदर द वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो ये सिचुएशन. इतनी बातें याद रखो, तो कोई भी केस में यू कैन कमेंट वेदर द वर्क डन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ओके, जस्ट गो थ्रू दिस. फिर चलते हैं एक्सरसाइज का 6.2 की तरफ. नेक्स्ट सम नंबर 6.2 में, एक्सरसाइज के 6.2 में दिया हुआ है क्वेश्चन कुछ ऐसा. अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 7 न्यूटन ऑन अ टेबल विद कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एज 0.1. कंप्यूट 1 ए बी सी डी, चार चीजें ढूंढनी है. सिचुएशन दिया बॉडी ऑफ मास m2 kg, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है 7 न्यूटन, फ्रिक्शन दोनों के बीच में 0.1, तो 10 सेकंड में क्या क्या होने वाला है वो फाइंड करना है. So we have to find out the work done by the applied force, work done by the friction, work done by the net force and changing kinetic energy of the body. ये चार चीजें हमें ढूंढनी है, बराबर. फिर बोला कैन इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स. सबसे पहले तो बोला है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अब ये वर्क डन कितना होगा इस फोर्स के कारण? फोर्स दिया है, वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो डिस्प्लेसमेंट ढूंढते हैं. डिस्प्लेसमेंट ढूंढने के लिए एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं. एक्सेलरेशन ए विल बी एफ बाई एम, फोर्स एक्टिंग अपॉन मास, बराबर है. तो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन विल बी एफ बाई एम
पर एफ कितना लग रहा है 7 न्यूटन, नहीं फ्रिक्शन भी तो उससे अपोज कर रहा है, तो पहले फ्रिक्शन फोर्स ढूंढ लेते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स एफ विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एम जी या म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, एंड नॉर्मल फोर्स किसमें क्या होगा, तो वेट फोर्स एम जी को अपोज करता हूँ नॉर्मल फोर्स एन, तो नॉर्मल फोर्स है इनकी दिस केस इज एम जी, तो म्यू एम जी 0.1 इंटू 2 इंटू जी को 10 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 न्यूटन, या फिर 9.8 ले लो, चलो 9.8 लेते तो 1.96 फ्रिक्शन फोर्स आके, तो कोई कमेंट नहीं दिया जी के बारे में, तो 1.96 ना फ्रिक्शन फोर्स एफ लग रहा है, एफ लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ एफ आर एस, एफ माइनस एफ applied external force minus frictional force, and that is 7 minus 1.96 comes out to 5.04 न्यूटन, एंड ये रिजल्टेंट फोर्स इसको एक्सेलरेशन करवाएगा, तो एफ आर इज इक्वल टू एम ए, therefore acceleration A will be equal to FR by M, FR कितना है 5.04 अपॉन M, यानी M दिया यहाँ पे 2 kg, तो दिस विल बी 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। अभी तो हमने डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, तो नेक्स्ट वी गो फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट D इज इक्वल टू VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इनिशियल स्पीड तो 0 है, तो therefore D will be equal to हाफ AT स्क्वायर, A है आपके पास में, T भी है, so you can find out this value, कितना मीटर आएगा, लगभग 1.26 मीटर आता है, सॉरी 126 मीटर आएगा, 126 मीटर, ये इतना डिस्टेंस का ऑर्डर है। अब पहले पार्ट में पूछा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन कितना, एक्सटर्नल फोर्स 7 न्यूटन है, तो W इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स 7 इंटू 1.26 जो है उतना जूल। फिर दूसरा पूछा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, डब्ल्यू एफ बोल देते हैं, एंड दैट बी डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना जूल। ऑब्वियसली दिस विल बी नेगेटिव क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर तीसरा पूछा नेट वर्क डन, नेट वर्क डन डब्ल्यू नेट कितना, तो डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स माइनस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। नेट तो दोनों का प्लस होता है ना, अब ये नेगेटिव है, इससे ये माइनस हो जाएगा, दिस मच ये नेट वर्क डन हो गया। फिर चौथा पूछा है फाइंड द चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ढूंढना हो तो स्पीड ढूंढनी पड़ेगी, तो स्पीड ढूंढने के लिए v इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, तो 10 सेकंड के बाद स्पीड कितनी होगी, v जीरो तो 0 है, एक्सेलरेशन 2.52 इंटू टी 10, तो ये 25.2 हो गया मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल स्पीड हो गई। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो यह जाएगा के एफ इतना जूल, અને as initial speed is 0 therefore kinetic energy initially will be 0, तो डेल्टा के मिलेगा इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी आ गया, ओके ये चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब हमें बोला इंटरप्रेट करो रिजल्ट को, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी, दीज टू वैल्यूज विल बी सेम, क्यों, अकॉर्डिंग टू वर्क थ्योरम वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों वैल्यू सेम आएगी, ओके। आप यहाँ पे अल्टीमेटली बोल सकते हो हियर वी फाइंड दैट वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, क्यों, बिकॉज वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो गया, क्लियर। ये हो गया सम नंबर 6.2, देख लो, जस्ट गो थ्रू दिस, कोई तकलीफ हो तो कॉल मी। चलो अगला सवाल 6.3, 6.3 में बोला हुआ है कि गिवन इन फिगर 6.11 आर एग्जांपल्स ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस इन वन डायमेंशन, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय अ क्रॉस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजंस। अच्छा यहाँ पे ग्राफ पहले फिगर को समझ लेते हैं, 4 फिगर दिए ए बी सी और डी, ये 4 फिगर दिए हुए हैं, चारों में जो प्लॉटिंग किया है वो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का है, पोजीशन का है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है चारों में, ओके। अब यहाँ पे चारों के केस में पोटेंशियल पोजीशन का ग्राफ है, फिर टोटल एनर्जी हर एक में मार्क की हुई है, यहाँ पे टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी मार्क दिया, ओके ये दिया हुआ है, फिर ग्राफ दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का। बुक के अंदर v लिखा हुआ पोटेंशियल एनर्जी को हमने याद है तो थियरी पर तक ले लिया था कि v को हम लोग चेंज करके u पढ़ेंगे, तो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली इट इज डिनोटेड बाय v पोटेंशियल एनर्जी, बाकी फिर ऑन एवरी चैप्टर इट इज गिवन बाय u, तो हम लोग अभी से ही शुरू कर थे उसको u ही लेने का, ओके। चलो अब यहाँ पे हमें बोला है क्वेश्चन क्या वो समझते हैं, ग्राफ दिए हुए
टोटल एनर्जी भी इंडिकेट किया है. इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजन्स इफ एनी इन विच पार्टिकल कैनॉट बी फाउंड फॉर द गिवन एनर्जी. गिवन पोटेंशियल से पार्टिकल नहीं मिलेगा, गिवन पोटेंशियल वाला पार्टिकल नहीं मिलेगा ग्राफ में, कहाँ पे ऐसा होता है. ऑल्सो इंडिकेट द मिनिमम टोटल एनर्जी द पार्टिकल मस्ट हैव इन ईच केस. थिंक ऑफ सम सिंपल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर विच दीज पोटेंशियल एनर्जी शेप्स आर रेलेवेंट. फिलहाल तो हम लोग बाकी के 2 क्वेश्चन में जाते हैं, खाली इतना ही देखते हैं अभी कि कौन से केसेस में द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. यानी कि इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजन्स इन विच पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड फॉर द गिवन एनर्जी. गिवन एनर्जी के लिए पार्टिकल कहाँ कौन से रीजन में नहीं मिल सकता वो बताना है. तो उसके लिए लॉजिक क्या है तो पहले समझते हैं. वी नो दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कैन बी गिवन एज E minus U. Kinetic energy can be given as E minus U. Now as kinetic energy is always positive, 0 से ज़्यादा ही होता है, हमेशा पॉजिटिव है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव. तो मतलब ये हो गया कि E is always bigger than U. Therefore, which implies E is always bigger than U. Therefore, U bigger than E not possible. यानी जो रीजन U bigger than V वाले E वाले हैं वो पॉसिबल नहीं होंगे. जिसमें ग्राफ E से ज्यादा ऊपर जाएगा वो पार्ट पॉसिबल नहीं है. ओके, ये हमारे पास लॉजिक है, इसको ध्यान में रखना हर एक फिगर में. चलो फिगर ए की बात करें तो कहाँ पे फिगर ए में कहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा तो E से ज्यादा. अच्छा, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको A, ये A दिया हुआ है. तो देखें तो U की वैल्यू E से ज्यादा ये पोर्शन यानी x इक्वल टू A से आगे, तो x greater than A greater than or equal to A not possible क्योंकि उसमें U is bigger than E. फिर फिगर B की बात करें तो फिगर B में देखें तो फिगर B में E से ज्यादा ये सारा ग्राफ सब नॉट पॉसिबल क्योंकि सब में U की वैल्यू E से ज्यादा है, नॉट पॉसिबल. फिगर C में देखते हैं. फिगर C में देखें तो ये E है तो E वाला ग्राफ यूं है, इसके ऊपर वाला पार्ट कौन सा, जैसे यहाँ पे E वाला ग्राफ आ गया, E वाला ग्राफ यहाँ है तो इसके ऊपर का नॉट पॉसिबल, इसके ऊपर का नॉट पॉसिबल, इसके ऊपर का नॉट पॉसिबल. यानी कौन सा x इक्वल टू A से कम जो ये पोर्शन है और x इक्वल टू B से ज्यादा जो ये पोर्शन है, यानी x लेस देन A एंड x ग्रेटर देन B. अंदर का पोर्शन पॉसिबल है, बाहर का पोर्शन नॉट पॉसिबल. ओके, x इक्वल टू A से कम और x इक्वल टू B से ज्यादा नॉट पॉसिबल. फिगर डी में देखते हैं तो मेरे ख्याल से तो अंदाजा आ गया होगा आपको कि भाई क्या लिखने का है. E कहाँ पे जो है ग्राफ पे, यहाँ पे खास जाना कि -a/2 प्लस a/2 पे नहीं, यहाँ पे E की वैल्यू से ज्यादा इतने पार्ट में ग्राफ में ज्यादा, सॉरी हाँ, इतने पार्ट में ज्यादा है, इधर इतने पार्ट में ज्यादा है. ओके, यानी कि अपना नॉट पॉसिबल ग्राफ कहाँ पे आएगा तो लेफ्ट साइड पे बिटवीन -a/2 एंड -b/2 और राइट साइड पे बिटवीन +a/2 एंड +b/2. दैट पोर्शन विल नॉट बी पॉसिबल. क्लियर? तो ये हो गया, एक इसके बीच में, दूसरा इसके बीच का पोर्शन नॉट पॉसिबल. तो यू कैन इंडिकेट दैट एक्सिस ये बड़ा होता है ना, एक्सिस लेस देन -b/2, सॉरी मोर देन -b/2 बट लेस देन -a/2, -a/2 लेस देन एक्सिस लेस देन -b/2. नहीं, x की वैल्यू -b/2 से ज्यादा, उल्टा हो गया, सॉरी. आने पॉजिटिव साइड पे a/2 से ज्यादा और b/2 से कम. ओके, दैट मींस पोर्शन इज नॉट पॉसिबल. तो ये हो गया रिगार्डिंग द ग्राफ. क्लियर? इतना हमें समझना है. यानी बेसिकली याद रखने का कि u greater than E is not possible. u greater than E is not possible. क्लियर? ये हो गया एक्सरसाइज का 6.3. फिर चलते हैं 6.4 की तरफ. तो नेक्स्ट चलते हैं 6.4 की तरफ. 6.4 में आपको दिया हुआ है द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल executing SHM linear simple harmonic motion is given by u equal to half kx square. ये दिया हुआ है आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, where k is a force constant of the oscillator. Now k की वैल्यू 0.5 न्यूटन पर मीटर दी हुई है of graph of energy versus x as shown in figure. Show that the particle of total energy 1 joule दिया हुआ है, moving under the potential must turn back when it reaches x equal to plus or minus 2.
एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस टू से, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस या माइनस टू से ज्यादा नहीं हो सकता, ये हमें बताना है। ओके, अब देखो यहाँ पे फॉर एस एच एम एट एंड पॉइंट्स काइनेटिक एनर्जी जीरो, देयरफॉर U इज इक्वल टू E, पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। अब यहाँ पे देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, सॉरी वैल्यू 1 दिया हुआ है, सो दिस विल बी हाफ इंटू 0.5 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस 2 आएगा, यानी प्लस और माइनस 2 मीटर पे क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, एंड एट दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो thus at x equal to plus or minus 2 meter position, kinetic energy becomes zero, therefore particle does not move forward, आगे नहीं जाएगा, and at that position potential energy is maximum, और potential maximum तो stability कम, तो to reduce potential energy to zero, to reduce potential energy particle has to turn back to get x equal to 0, वापस मुड़ना पड़ेगा x equal to 0 की तरफ, क्लियर। इसलिए एंड पॉइंट पे, यानी यहाँ पे एंड पॉइंट कौन से, प्लस माइनस 2 मीटर, वो हमने यहाँ से पता लगाया। माइंड वाइज कैपिटल के काइनेटिक एनर्जी और छोटा के फोर्स कांस्टेंट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बराबर। एंड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है तो पार्टिकल आगे जाएगा नहीं, और उस मोमेंट पे पोटेंशियल इज मैक्सिमम इक्वल टू E, तो उस पोटेंशियल को रिड्यूस करने के लिए टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, वी हैव सीन दैट इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी रिड्यूस्ड, तो टू रिड्यूस पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल हैज टू टर्न बैक टू गेट x इक्वल टू 0, क्लियर। इससे पार्टिकल 2 प्लस और माइनस 2 मीटर से रिटर्न आता है, गॉट इट। ये हो गया एक्सरसाइज का 6.4। फिर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट 6.5। चलो नेक्स्ट वी कम फॉर 6.5। 6.5 में 3 तो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं एंड लास्ट 4th वाला मैथ न्यूमेरिकल है। चलो पहले वाले में दिया हुआ है द केसिंग ऑफ अ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन, एट हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन्ड। ये बर्निंग के लिए जो हीट एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, रॉकेट में से या एटमॉस्फेयर में से। ऑब्वियसली इट्स अ रॉकेट मटेरियल विच इज गोइंग गेटिंग बर्न, इससे रॉकेट में से मिल रही है। सेकेंडली दूसरे में दिया है कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू सन इज नॉट नॉर्मल टू द कॉमेट्स वेलोसिटी इन जनरल, येट यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कॉमेट के परपेंडिकुलर नहीं है डिस्प्लेसमेंट के, तो फिर वर्क डन क्यों हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। Yet the work done by gravitational force over every complete orbit of the comet is zero. Why? Now complete orbit means complete round, and we know that gravitational force is conservative, and conservative force में work done is zero. एक राउंड पूरा करो, लूप पूरा करो तो वर्क डन जीरो हो जाता है, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ओके, इसलिए क्या होगा इसमें, रीजन द ग्रेविटेशनल फोर्स बीइंग कंजर्वेटिव फोर्स, द नेट वर्क डन ड्यूरिंग वन कंप्लीट राउंड इज ऑलवेज जीरो। ये हमने पढ़ाई में भी देखा था, थियरी में। An artificial satellite orbiting around the Earth in a very thin atmosphere loses its energy gradually due to dissipation against atmospheric resistance, however small. Why then does the speed increase progressively as it comes closer to and closer to the Earth? अब सिचुएशन कैसे देखो, यहाँ पे बोला हुआ है एक सैटेलाइट है जो अपने अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण थोड़ी इसकी एनर्जी लूज होगी। नो डाउट एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस वेरी लेस, तो उसके कारण जो डिसिपेट हो रही है वो एनर्जी कम होगी। इट्स एनर्जी इज डिक्रीजिंग, देन आल्सो व्हाई डज इट गेन्स इन स्पीड। क्वेश्चन ये एनर्जी कम हो रही है तो स्पीड क्यों गेन कर रहा है। द रीजन इज एज द सैटेलाइट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अर्थ इट इज लूजिंग इट्स हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से हाइट उसकी कम हो रही है, एज इट इज कमिंग डाउन। हाइट कम हो रही है मतलब पोटेंशियल कम हो रही है, तो वो पोटेंशियल कहाँ जाएगी, विल गेट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, बराबर है। तो इसलिए उसकी स्पीड बढ़ेगी एज इट कम्स डाउन। रेजिस्टेंस लगता है एटमॉस्फेयर का, बट इट इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू दिस गेन इन काइनेटिक एनर्जी, एंड देयरफॉर ऑपोजिंग कम है, बहुत कम है एज कंपेयर टू इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर इट गेन्स मोर रादर देन लूजिंग। मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी एज इट कम्स डाउन। एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस का इफेक्ट है पर नेग्लिजिबल, बहुत छोटा है, इसलिए इट डज नॉट सब्सटेंशियली रिड्यूस द स्पीड।
इसलिए क्या होगा, स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी एज इट कम्स डाउन। ओके, फिर फोर्थ में दिया हुआ फिगर को रिफर करना है। फिगर में फर्स्ट पार्ट में अ मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 15 kg इन हिज हैंड्स। इन फिगर 16.13.2 he walks the same distance pulling the rope behind him. The rope goes over a pulley and a mass of 15 kg hangs at its other end. In which case he does the is the work done greater. अब देखो दो केस बताए, एक में बंदा खुद मास को लेके चल रहा है, डी ऑप्शन में, एक में बंदा खुद मास लेके चल रहा है, डिस्टेंस कवर करता है 2 मीटर, वेट फोर्स उसका लगता है mg डाउनवर्ड, बराबर है। तो फिर हमको बोले वर्क डन कितना, तो वर्क डन इज एफ बार डॉट डी बार, F is mg. Now this will be equal to FD cos theta. Now first case में theta is 90 degree, तो work done is 0. First case में theta is 90 degree, so work done is 0. हमको मास दिया हुआ 15 kg, m is equal to 15 kg दिया है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर दिया है, दोनों केस के लिए डी में। ओके, ये पहला केस में देखा हमने लाइक दिस। सेकेंड केस में बोला है कि द स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर अ पुली ओवर, एंड यहां से इट इज द मास ऑफ 15 kg इज देयर, जिसका वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड डिस्प्लेसमेंट अपर डायरेक्शन में हो रहा है, पर्सन इज पुलिंग लाइक दिस। ओके, तो फिर इस केस में वर्क डन क्या आएगा, एफ बार डॉट डी बार, एंड दैट्स इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। फोर्स कितना होगा अगेंस्ट वेट फोर्स एट mg, डिस्टेंस डी, थीटा यहाँ पे 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन, तो कॉस ऑफ 180 विच इज -1, तो इसमें माइनस mgd, नेगेटिव 15 इंटू 10 इंटू डी इज 2, रफली अंदाजा लगा है, तो ये आएगा 30 इंटू 2 माइनस 300 जूल। यानी वर्क डन कितना हुआ 300 जूल, नेगेटिव क्यों, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दोनों में से वर्क डन कौन सा ज्यादा है, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो वी फाइंड दैट W2 इज बिगर देन W1। नेगेटिव साइन इज बिकॉज फोर्स इज डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, बाकी उसका वैल्यू के साथ कोई लेना नहीं है। ओके, सो व्हाट वी फाइंड दैट वर्क डन W2 इज बिगर देन W1, यानी इस केस में बंदा मेहनत ज्यादा वर्क कर रहा है एज कंपेयर टू दिस केस। क्लियर, ये हो गया 6.5। फिर 6.6 एंड 6.7 एंड 6.8 ऑल द 3 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें कोई बड़ा ज्यादा रीजनिंग नहीं है। इस आई एक्सपेक्ट दैट यू विल गो थ्रू द क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक एंड आंसर्स अकॉर्डिंगली। ओके, तो वो तो आप सेल्फ स्टडी में ले लें। 6.6, 6.7, 6.8 एंड फिर हम चलते हैं 6.9 की तरफ। चलो अब आपने करें 6.9 एंड 6.10, दो छोटे छोटे एमसीक्यू दिए हुए हैं। अब एमसीक्यू में तो यूजुअली वी डायरेक्टली पुट द ऑप्शंस ABCD जो भी हो, पर हम लोग यहाँ पे प्रूफ ले रहे हैं उसका, क्योंकि मैथमेटिकल है। 6.9 में बोला है अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। यानी क्या दिया हुआ है डेटा में, बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, यानी इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन ए कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन a है। हमको बोले कि ये पावर किस पे डिपेंड, टाइम के साथ कैसा डिपेंडेंट है, टाइम पे रिलेशन कैसा उसका, तो उसे देखते हैं यहाँ पे। पावर P is force into power is work done upon time, पर पावर का एक और फॉर्मूला है फोर्स इनटू स्पीड। ना फोर्स तो हमें मिल जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन से, स्पीड क्या हो गया टाइम t, तो v इक्वल टू v0 प्लस 80, एज v0 0 होता है v इक्वल टू 80, तो यहाँ 80 रख दिया, यानी फॉर्मूला हो गया ma स्क्वायर t। ना s m and a are constants, तो therefore power proportional to time t, तो t रेज़ टू पावर 1 के साथ कौन है, प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, बी विल बी द आंसर। दूसरे 6.10 में क्या दिया हुआ है, अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट पावर, पावर कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा वो बोला है। सेम सिचुएशन में बोला है अगर पावर कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसा डिपेंड करेगा टाइम पे, वो फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन फाइंड करना है। तो इसी सम को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही हुआ ना, इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन a है, स्पीड एट टाइम t v इक्वल v0 प्लस 80, so that is equal to 80, तो पावर p which is equal to f into v will be mass into acceleration into speed a into t, यानी m a square t, यानी कि पावर का फॉर्मूला है m a square t।
ना एस, पी इज कांस्टेंट एंड एम तो कांस्टेंट है, सेम बॉडी की बात है, एम तो कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट a स्क्वायर t इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर a is proportional to 1 upon root t बोल सकते हैं, अच्छा एक स्टेप और लेते हैं, therefore a square is proportional to 1 upon t and therefore a will be proportional to 1 upon root t, तो a की वैल्यू रूट t के साथ इनवर्स से प्रोपोर्शनल हो गई। अच्छा अब ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट d का फॉर्मूला क्या होगा एट टाइम t, तो vot प्लस हाफ a t स्क्वायर, इनिशियल स्पीड तो 0 तो ये हो गया हाफ a t स्क्वायर, यानी d इज प्रोपोर्शनल टू a इंटू टी स्क्वायर। अब a प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट t है, तो therefore we can say that d proportional to a 1 by root t and t square, तो क्या आएगा रूट यानी क्या हो 1 by 2 पावर, तो this will show that d is proportional to ये 2 minus 1 by 2, तो रूट 3 by 2 हो गया ना, तो d displaces proportional to t raised to power 3 by 2 एंड ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, सी इज आंसर। ओके ये हो गया 6.9, 6.10, let's go to this। नेक्स्ट 6.11 में आपको दिया है फोर्स F bar इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, दिस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वन न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मेक्स इट डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर अलोंग z एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर अलोंग z एक्सिस बोला, इसका 4k कैप हो गया। हमें बोला वर्क डन फाइंड करो ना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है F बार डॉट डी बार, तो डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट में आपको याद होगा कि यू हैव टू डू डॉट प्रोडक्ट तो जैसा था a बार डॉट b बार इज ax bx ay by ax bx plus ay by plus az bz, यानी करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स टू बी मल्टीप्लाइड एंड फिर प्रोडक्ट्स को ऐड कर दो, करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स टू बी मल्टीप्लाइड एंड एट द प्रोडक्ट्स, ये डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था या स्केलर प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखो तो -1 2 3 न्यूटन एंड ये लिखेंगे तो 004 मीटर। नाउ इट बी मोर इजियर टू डू, -1 into 0 plus 2 into 0 plus 3 into 4, तो दैट मेक्स 12 जूल, ये आ गया आंसर 6.10। ओके सॉरी 6 सॉरी दिस वाज 6.11, ये 6.11 किया हमने। अब चलते हैं आगे 6.12 की तरफ। तो नेक्स्ट चलते हैं 6.12 की तरफ। 6.12 में दो पार्टिकल दिए, तो इलेक्ट्रॉन दिया दूसरा प्रोटॉन दिया हुआ, दोनों के मास दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻³ kg, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg। दोनों के एनर्जी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जीज। इसके 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑब्वियस है ये ज्यादा है, Kp इज बिगर देन Ke, मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोला है दोनों की स्पीड ढूंढिए, कौन फास्टर जाएगा इस कंडीशन में वो फाइंड करना है। फास्टर मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड एंड कंपेयर द स्पीड, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो फास्टर जाएगा। सेकेंडली हमको ये भी बोला हुआ है कि दोनों की स्पीड का रेशियो फाइंड करें, यानी V/Vp भी फाइंड करना है। नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट इज V/Vp, रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। तो स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, चलो उसको देखते हैं। तो पहले तो हमें काइनेटिक एनर्जी को जनरल नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू हाफ mv²। तो स्पीड v क्या होगा 2k अपॉन m का रूट, ये स्पीड का फॉर्मूला हो गया। अब ये लाने के लिए K लाना पड़ेगा, K तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में विच इज नॉट एन SI यूनिट, तो SI यूनिट तो जूल है, तो हमको कन्वर्जन दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 10⁻19 जूल। ये आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है। 12th में चैप्टर नंबर 13 में हम इसको डिटेल में लेंगे व्हाट इट इज एंड हाउ वी ऑब्टेन दिस। पर फिलहाल तो इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा बोलते हैं, E फॉर इलेक्ट्रॉन, V फॉर वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन एज 1.6 10⁻19 जूल। तो एक काम करते हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं जूल के फॉर्म में। तो स्टेप्स 10 किलो का 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, पहले प्रीफिक्स को हटाया, यानी हो गया 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर
इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर इनटू 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल, तो ये हो जाएगा 1.6 into 10 raised to minus 19 plus 4 तो minus 15 जूल। अब स्पीड क्या आएगा, वह स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रूट ऑफ ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट अप करो, दिस मीन मीटर पर सेकंड। सेम टू सेम मेथड यहाँ पे भी, चलो काइनेटिक एनर्जी को पहले जूल में लेते हैं, तो 100 इंटू किलो यानी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1.6 into 10⁻⁻19 जूल कन्वर्जन, तो 1.6 into 10⁻⁻14 जूल हो गया। अब स्पीड फाइंड करना है प्रोटॉन की, तो स्पीड ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, एंड इसको फाइंड आउट करना है, दिस मीन मीटर पर सेकेंड। नाउ यू आर अलाउड टू यूज द कैल्सी, तो आप कैल्सी का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यू कुछ आती है, इलेक्ट्रॉन का रेट कम्स आउट टू बी 6 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, एंड प्रोटॉन के लिए आ रहा है 4.34 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज बिगर देन इलेक्ट्रॉन, अभी दिया है इस केस में दिया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज बिगर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होनी चाहिए थी, पर नहीं, मास सामने प्रोटॉन का ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है, मास भी ज्यादा है, उसके कारण असर क्या पड़ती है कि स्पीड उसकी कम आ रही है इससे। तो वी कैन क्लियरली कंपेयर दीज टू एंड वी कैन से दैट दस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इज लाइटर, इलेक्ट्रॉन इज लाइटर, मास कम है, इससे स्पीड ज्यादा आ रही है, उसमें मास ज्यादा है, स्पीड कम आ रही है। ओके, हैवियर पार्टिकल की स्पीड कम मिल रही है, लाइटर पार्टिकल की स्पीड ज्यादा मिल रही है। अब ये दोनों वैल्यू मिल गई तो रेशियो फाइंड करो, V upon Vp will be equal to 6 into 10⁻⁷ upon 4.34 into 10⁻⁶, यानी 60 upon 4.3 हो जाता है ये, तो दिस विल बी समवेयर अराउंड, ये आएगा रेशियो आपका 13.7। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग एक्सरसाइज का 6.12। ओके।